दोस्तों नमस्कार, आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का हिंदी। आज हिंदी का हम प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे जो पेपर 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है। यहाँ से कम इस प्रैक्टिस सेट से 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे 100% गारंटी के साथ। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अत्याधुनिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अ, बी है अत, सी है अति और डी है अत्य। तो देखिए, उपसर्ग जो होता है वह किसी शब्द के पहले जो वर्ण होता है वही होता है उपसर्ग, ठीक ना। तो यहाँ पर अत्याधुनिक का मतलब क्या हुआ? यह जो बना है अति प्लस आधुनिक, किससे बना हुआ है? अति प्लस आधुनिक। ठीक, तो देखिए इसमें अति क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अति। और अति और आधुनिक मिल करके अत्याधुनिक बन रहा है। तो इसमें किसका योग हो रहा है? ई का और अ। ई और अ मिला करके क्या बना रहा है? य बना रहा है। जब यह बनाएगा तो यह कौन सी संधि हो जाएगी? यह यड़ संधि हो जाएगी, ठीक ना, यड़ संधि। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आप लोग मिलाते चलिएगा आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है 30 में से, और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 अग्नि, बी है भ्रमर, सी है सूरज और डी है मस्तक। तो देखिए तद्भव इसमें कौन सा है? तो देखिए इसमें अग्नि जो है यह तत्सम रूप है, ठीक ना। और भ्रमर जो है ये भी तत्सम रूप है। और जो सूरज है यह जो है यह तद्भव है। इसका तत्सम जो होता है सूर्य होता है, ठीक ना। और मस्तक भी, मस्तक का जो है ये भी तत्सम रूप है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर है तालु, बी है कंठ, सी है मूर्धा, डी है दंत। तो देखिए जो घ का उच्चारण स्थान होगा बताइए। बताइए, तो ये हो जाएगा तालु। घ जो है क वर्ग में आता है। क वर्ग में आता है तो यह तालु से बोला जाता है, तो इसलिए हो जाएगा इसका तालु। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर है द्विंद, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो पीताम्बर में बताइए कौन सा समास होगा? तो देखिए पीताम्बर का मतलब होता है पीला वस्त्र वाला, पीला वस्त्र वाला अर्थात श्री कृष्ण, ठीक ना। जब तीसरा पद प्रधान होता है तो वह कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा? बहुब्रीहि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है अन्य वन का सही संधि विच्छेद क्या है? अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? और ये कौन सी संधि होगी ये भी बताइएगा। आधा न है और वह है।
तो ये कौन सी संधि होगी? वो है ना, तो ईयड़ संधि हो जाएगी। संधि तो ईयड़ हो जाएगी, और संधि विच्छेद क्या होगा? उ प्लस और मिल करके यह बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक ना, अनु प्लस आय, अनुवाय, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए विशेषण, बी है क्रिया विशेषण, सी है सर्वनाम, डी है संज्ञा। कह रहे वह धीरे धीरे चल रहा है। जब धीरे धीरे चलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यह क्रिया विशेषण होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। धीरे धीरे शब्द क्या है? चलने की क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आशीर्वाद इस तरह लिखा जाता है। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जब जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वाचाल बोलते हैं, मृदु भाषी बोलते हैं, अल्पभाषी बोलते हैं, या अभाषी बोलते हैं। तो जो कम बोलेगा वो अल्पभाषी होगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्पभाषी। और वा और क्या होता है? अधिक बोलने वाले को क्या बोला जाता है? वाचाल। और मीठा बोलने वाले को मृदु भाषी। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद, निरद, वारद, मेघ। वारद जो होता है यह बादल का नहीं होता है, और जलद, निरद, मेघ एक बादल का है, ठीक ना। वारद ही क्या होता है? समुद्र का होता है। किसका होता है? समुद्र का होता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, उत्साह, क्रोध, शोक। तो वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है वह उत्साह होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। गोदान के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, अज्ञे। तो गोदान के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? जायसी, तुलसीदास, कबीर, सूरदास। तो देखिए जो जायसी है यह कबीरदास की रचना है, ठीक ना। जायसी जो है यह सॉरी बीजक जो है यह कबीरदास की रचना है, जिसमें इनके 3 भाग थे, साखी, सबद और रामायणी। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी, रोमन, देवनागरी, फारसी। तो देखिए जो हिंदी भाषा की लिपि जो है यह देवनागरी है। कौन? देवनागरी है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343, ठीक ना, जो राजभाषा है। प्रश्न नंबर 14 है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सरोजिनी नायडू, शिवानी।
तो यह महादेवी वर्मा को, आधुनिक कवि मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। अष्टछाप के कवि नहीं है? सूरदास, कुंभनदास, रैदास, नंदनदास। तो देखिए जो रैदास है यह अष्टछाप के कवि नहीं है, ठीक ना, जबकि और तीनों लोग अष्टछाप के कवि हैं। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, 16 देखेंगे। विराम चिन्ह का प्रयोग सही विराम चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इसमें भी हुआ है। रोको, रोको मत जाने दो, ठीक ना। यहाँ पर रोको मत जाने दो, यहाँ अर्थ अलग निकल रहा है। रोको यहाँ रोकने की बात कर रहा है, और यहाँ पर रोकने की बात नहीं कर रहा है, कि मतलब कह रहा है कि जाने दो उसको। तो यहाँ बी और डी दोनों पर प्रयोग सही हुआ है, अर्थ अलग अलग है। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल कितने भेद होते हैं? कुल 8 भेद होते हैं। कौन? कर्ता, कर्म, कर, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो देखिए चौपाई में क्या होता है, ये एक सममात्रिक छंद है, ठीक ना, जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में चौपाई में 16-16 मात्राएं होती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तक का ज़्यादा क्या हुआ, आवृत्ति हुई है, तो जब तक आवृत्ति होगी तो वह अनुप्रास अलंकार होगा। एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो वह अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? अपकर्ष, निष्कर्ष, अवकर्ष, प्रकर्ष। तो उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है? क्वेश्चन जल्दी किस हो गया, 21, 1 मिनट। तो बताइए इसमें कौन होगा इसका सही अर्थ? बहुत प्यार करना, डराना धमकाना, इलाज करना, स्पष्ट देखना। तो यह डराना धमकाना से इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। महात्मा शब्द में कौन संधि है? कह रहा है महात्मा में कौन सी संधि है? महान आत्मा, ठीक ना। महाधन आत्मा, और मिलकर बड़ा बना तो दीर्घ होगा, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है? वनिता, भारती, वसुधा और सरिता। तो देखिए वनिता जो होता है ये स्त्री का होता है, ठीक ना। भारती सरस्वती का होता है, और वसुधा जो होता है पृथ्वी का होता है, और सरिता जो होता है नदी का होता है, ठीक। तो स्त्री का ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर कृत्यवाच्य होगा, कर्ता के अनुसार है तो कृत्यवाच्य। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द। दरिद्र, अंकिचन, निर्धन, असहाय। तो जिसके पास कुछ नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अंकिचन। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताइए कितना आप लोगों का क्वेश्चन सही हुआ अब तक। अब भाषा से रिलेटेड है, पेडागोजी से। भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम क्या है? सुबोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। सुबोपली से याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? साहित्यकार बनना, व्याकरण सीखना, प्रभावी अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना और कठिन शब्द के अर्थ रटना। तो देखिए ये सब है नहीं, प्रभावी अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों को सजा देना, सीखने की कमियों को दूर करना, केवल परीक्षा पास करना, पाठ्यक्रम का पूरा करना। तो ये तीनों तो होगा नहीं, यह क्या हो जाएगा? सीखने की कमियों को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। भाषा अर्जन किसके माध्यम से होता है? तो व्याकरण के नियमों से, विद्यालय जाने से, सहज और स्वाभाविक परिवेश से, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 लास्ट और अंतिम है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ क्या है? तो केवल शैक्षिक क्षेत्र, केवल शैक्षिक क्षेत्र, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र दोनों, साल के अंत में परीक्षा है। तो क्या होगा इसका? केवल शब्द जहाँ जाए उसको तो उड़ा दो, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र दोनों, ठीक ना। देखिए वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह हम डेली 8 बजे आप लोगों को हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराएंगे, जो प्रैक्टिस सेट होगा, ताकि जब तक पेपर हो एकदम सब क्लियर हो जाए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।